नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हर खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। वक्त हो चुका है 9 बजे की 9 ब्रेकिंग का और पहली ब्रेकिंग चंडीगढ़ से आ रही है, जहां पर पंचायती चुनाव को लेकर एक बड़ी अपडेट आपको बताएं। सीएम मनोहर लाल का बयान आया कि सितंबर के महीने में पंचायती चुनाव होंगे और किसी भी अफवाह पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अफवाहों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं और अगस्त के इसी सप्ताह में तारीखों की घोषणा भी हो सकती है। चुनाव को लेकर सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट करा। उन्होंने कहा कि किसी भी अफवाह पर ध्यान न दिया जाए और पंचायती चुनाव को लेकर यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम मनोहर लाल का बयान, जिसको लेकर उन्होंने कहा सितंबर महीने में पंचायती चुनाव होने हैं और कोई भी अफवाह जो है उसके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। अगस्त में इसी सप्ताह में तारीखों की घोषणाएं भी होती नजर आएंगी और चुनाव को लेकर सरकार की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सीएम मनोहर लाल, सरकार की तैयारियां पूरी हो गई है। पंचायती चुनाव दरअसल हरियाणा के अंदर होने हैं और उसको लेकर मंथन किया जा रहा था कि आखिर कब ये चुनाव होते हुए नजर आएंगे। तो इसी पर सीएम ने कहा कि सितंबर के महीने में होंगे और अगस्त में तारीखों की घोषणाएं की जाएंगी। लेकिन मुख्य बात कि किसी भी अफवाह से बचने की जरूरत है, किसी भी अफवाह पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। अफवाहों पर ध्यान न दें, ऐसी अपील सीएम करते हुए नजर आए और अगस्त के इसी सप्ताह में तारीखों की घोषणा भी हो सकती है और चुनाव को लेकर सरकार पूरी तरह से तैयार है। यानी कि जो सरकार की तैयारियां हैं वो जमीनी स्तर पर पूरी होती नजर आ रही हैं। दूसरी ब्रेकिंग हाथी से है, जहां पर रक्षाबंधन पर 3 बहनों का इकलौता भाई जो है वो शहीद हो गया और देश की रक्षा करते हुए एक शहादत उसने दी है। हाथी का लाल जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में शहादत दे चुका और गुरुवार को सुबह घटना में उसकी शहादत हुई है। निशांत मलिक उसका नाम है और पैतृक के गांव में करीब 20 साल से हाथी में रह रहा है और परिवार वालों के अंदर शोक की लहर जो है वो बनी हुई है। ये दूसरी खबर आपको बता रहा है। निशांत मलिक का पैतृक गांव ढडेरी है, जहां का रहने वाला है और 20 साल के हाथी में वो रहता हुआ आ रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हाथी में रक्षाबंधन पर 3 बहनों का इकलौता भाई जो है वो देश के लिए अपना बलिदान दे चुका है और देश की रक्षा करते हुए उसने अपनी शहादत दी है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में एक आतंकी घटना हुई और उसमें उसकी शहादत हुई है और उसको लेकर पूरे देश के अंदर शोक की लहर है। सीएम मनोहर लाल ने भी ट्वीट करा। उन्होंने भी कहा कि हम तमाम लोग उन तमाम परिवारों के साथ खड़े हैं जिनके जो बेटे हैं वो जो शहादत में शरीक हो, उनके परिवार के साथ हम तमाम देशवासी खड़े हुए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में आतंकी हमले में शहादत दी गई और गुरुवार सुबह घटना घटी थी, जिसमें निशांत मलिक ढंडेरी है। निशांत मलिक का पैतृक गांव वहां के रहने वाले हैं और करीब 20 साल से हाथी के में उनका परिवार रह रहा था। ये 9 बजे की 9 बड़ी खबरों में आपको दूसरी खबर बता रहे हैं, जहां पर रक्षाबंधन के दिन उसने शहादत दी है और 3 बहनों का इकलौता भाई ये बताया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में यहां शहादत हुई है और गुरुवार सुबह की ये पूरी घटना है। तमाम देशवासी जो है निशांत मलिक के साथ और उनके परिवार के साथ खड़े हुए हैं और सीएम मनोहर लाल ने भी कहा कि हम तमाम देशवासी और हर एक शख्स जो है उनके परिवार के साथ खड़ा है और मैं उन तमाम वीर सपूतों को नमन करता हूं। तो वहीं पर जम्मू कश्मीर से एक और बड़ी खबर है, जहां पर बांदीपोरा में गैर कश्मीरी की हत्या कर आतंकवादियों ने गोली मारकर उसकी हत्या की है और बिहार का रहने वाला ये युवक बताया जा रहा है। ये आपको और एक बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से ही बता रहे हैं, जहां पर बांदीपुरा में आतंकवादियों ने गोली मार के हत्या कर दी और हत्या महज इस वजह से की गई कि वो जो शख्स था वो जम्मू कश्मीर से नहीं था। कश्मीर के अंदर ये हत्या हुई है, एक बड़ी घटना। आतंकवादियों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी और बिहार का रहने वाला ये युवक बताया जा रहा है। ये बड़ी खबर। इससे पहले राजौरी में भी आतंकियों ने अपना कहर बरपाया था, जिसमें हमारे वीर जवानों ने अपनी शहादत दी थी और उसके बाद अब फिर से आतंकवादी जो है वो अपनी नापाक हरकतें करते हुए नजर आए और राजौरी में एक शख्स जो है उसको मारा। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा का ये पूरा मामला, जहां पर आतंकवादियों ने गोली मारकर उस शख्स की हत्या कर दी और बताया ये जा रहा है कि वो बिहार का युवक रहने वाला है। बिहार उसका मूल निवास था, वहां का वो रहने वाला था, लेकिन जम्मू कश्मीर में वो रहा करता था।
दिल्ली से इस वक्त एक बड़ी खबर है, जहां पर महंगाई को लेकर कांग्रेस पार्टी अब प्रदर्शन करेगी और महंगाई पे हल्ला बोलती हुई नजर आएगी। रैली जो है वो निकालेगी कांग्रेस पार्टी और बताया ये जा रहा है कि 17 से 23 अगस्त तक जो चौपाल लगाने जा रही है उसमें कई अहम मुद्दे उठाती हुई कांग्रेस पार्टी दिखाई देगी। 28 अगस्त को रामलीला मैदान में भी रैली करने जा रही और दिल्ली में महंगाई को लेकर प्रदर्शन करती हुई कांग्रेस पार्टी यहां दिखाई देगी और महंगाई पर अब हल्ला बोलती हुई दिखाई दे रही है। इससे पहले 5 अगस्त को भी काले कपड़े पहनकर महंगाई को लेकर काला दिवस मनाती हुई कांग्रेस पार्टी नजर आई थी और उसको लेकर खूब सदन से लेकर सड़क तक हलचल होती हुई दिखाई दी थी और तमाम बड़े नेताओं ने उसको लेकर ट्वीट भी किया था। अब 28 अगस्त को रामलीला मैदान में एक फिर से रैली होगी और 17 से 23 अगस्त के दरमियान चौपाल महंगाई भी कांग्रेस पार्टी लगाती दिखाई देगी। यानी कि महंगाई के मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी सरकार को घेरती हुई नजर आ रही और कह रही है कि एक महंगाई और बेरोजगारी की दर जो है वो बड़े पैमाने पर बढ़ रही है और उसको लेकर सरकार को काम करना चाहिए। आपको बताएं कि 17 से 23 अगस्त तक चौपाल कांग्रेस पार्टी लगाएगी और 28 अगस्त को रामलीला मैदान में जाकर हल्ला बोलती नजर आएगी। तो वहीं पर एक बड़ी खबर है कोरोना से रिलेटेड, जहां पर 24 घंटे के अंदर 2726 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं और इनमें से 6 लोगों की मौत की पुष्टि की खबर आ रही है। यानी कि कोरोना का जो कहर है वो एक बार फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बीते 24 घंटे के अंदर 2726 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले और 6 लोगों की इसमें जान जा चुकी है। यानी कि दिल्ली के अंदर 24 घंटे के अंदर जो कोरोना के मामले हैं वो बढ़ते हुए नजर आए हैं और अब सरकार गाइडलाइन तैयार करती हुई नजर आ रही है कि कोई भी शख्स अगर बिना मास्क के मिलता हुआ नजर आया तो फिर से जुर्माना लगाया जा सकता है। यानी कि बड़ी खबर कोरोना से बता रहे हैं क्योंकि फिर एक बार मामले पॉजिटिव बढ़ते हुए नजर आए हैं और 6 लोगों की इस कोरोना की वजह से एक बार फिर से दिल्ली के अंदर जान जाती हुई नजर आई है। चौबीस घंटे के अंदर 2726 लोग जो है वो कोरोना संक्रमित और वायरस से 6 लोगों की मौत की पुष्टि। यानी कि 24 घंटे में एक बार फिर से बड़े पैमाने पर केस जो है वो दर्ज किए जा रहे हैं और मुख्य बात ये रही कि इसमें 6 लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। आगे क्या कुछ गाइडलाइन अब सरकार तैयार करती हुई नजर आएगी, इसके ऊपर नजर बनी रहेगी। लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर आपको कोरोना से रिलेटेड बता रहे हैं, जहां पर 2726 लोग पॉजिटिव आए हैं और कोरोना वायरस से 6 लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी है। हरियाणा के अंदर भी कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। आपको बताएं कि हरियाणा से बड़ी खबर है, 24 घंटे में 1075 मामले निकलकर सामने आए और प्रदेश के अंदर 4899 कोरोना मरीजों की संख्या बताई जा रही है। लेकिन राहत भरी खबर यह है कि 98.50% कोरोना का रिकवरी रेट बताया जा रहा है। यह एक राहत दे सकता है कि 98-98.5% रिकवरी रेट है, लेकिन जो कोरोना पॉजिटिव दर है, जो मामले हैं वो एक बार फिर से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हरियाणा के अंदर अगर ये मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं तो लाजमी है कि जो हरियाणा के आसपास के राज्य हैं वो भी एक सक्रिय भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि दिल्ली एनसीआर हरियाणा के टच में रहता है और अगर दिल्ली और हरियाणा में केसों की संख्या बढ़ रही है तो ये चिंता का विषय है। प्रदेश के अंदर 4899 मामले निकलकर सामने आए, लेकिन रिकवरी रेट की अगर बात की जाए, हरियाणा की रिकवरी रेट की अगर बात की जाए तो 98.5% ये बताया जा रहा है कि जो रिकवरी रेट है, जो मरीजों के सही होने की संख्या है, वो एक बड़े पैमाने पर दिखाई दे रही है। लेकिन चिंता का विषय ये कि 24 घंटे में 1000 के पार ये मामले जाते हुए नजर आ रहे हैं और यहां से चिंताएं आगे सरकारों के लिए बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं कि आखिर वो तमाम व्यवस्थाएं की जाएं जो बीते 2 कोरोना काल के अंदर नहीं हो पाई है और लोगों को वो तमाम सुविधाएं दी जाएं ताकि आने वाले वक्त में कोई भी एक बड़ी अप्रिय घटना घटित होती हुई नजर न आए। हरियाणा के अंदर भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और हरियाणा में कोरोना के केसों की अगर बात की जाए तो बीते 24 दिल्ली में और हरियाणा में कोरोना के केस लगातार बढ़े हैं। इसको लेकर काफी चिंताएं लोगों की बढ़ती हुई दिखाई दी हैं।
एक और बड़ी खबर है जहां पर दिल्ली के अंदर अब कोरोना को लेकर सावधानियां सरकार बरतती हुई नजर आ रही है और सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि अगर दिल्ली के अंदर कोई बिना मास्क के घूमता हुआ पाया गया तो एक बार फिर से उसका चालान काटा जाएगा। दिल्ली के अंदर मास्क नहीं पहनने पर चालान कटेगा। 500 रुपए का ये चालान कटता हुआ नजर आएगा। पब्लिक प्लेस पर मास्क नहीं पहनने पर चालान कटता हुआ दिखाई देगा। प्राइवेट कार में सफर करते वक्त ये नियम लागू नहीं होगा और अगर पब्लिक प्लेस में अगर आप घूमते हुए नजर आ रहे हैं तो 500 रुपए का चालान आपका कटता हुआ नजर आएगा। क्योंकि कोरोना को लेकर अब सरकार सतर्क हो गई है। एक बार फिर से जो कोरोना का पीक है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और उसको लेकर पहले से ही तैयारियां गवर्नमेंट और प्रशासनिक अधिकारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बताएं, दिल्ली के अंदर अगर कोई भी शख्स प्राइवेट प्लेस में या ऐसी जगह है जहां पर भीड़भाड़ वाला एरिया है, अगर वहां पर बिना मास्क के पाया जाता है तो उसका चालान कर सकता है और 500 रुपए इस चालान की जो रकम है वो रखी गई है। 500 रुपए उसको चुकाने होंगे। मास्क ना पहनना अब दिल्ली में भारी पड़ सकता है और 500 रुपए का चालान करता हुआ नजर आएगा। पब्लिक प्लेस हो या फिर ऐसी जगह जहां पर काफी ज्यादा रश रहता है, अगर वहां पर मास्क नहीं पहना गया तो 500 रुपए तक का चालान कट सकता है। एक और बड़ी खबर अंबाला से है जहां पर 75वां आजादी का अमृत महोत्सव जो है वो मनाते हुए लोग नजर आएंगे और अंबाला के अंदर एक रैली भी निकाली जाएगी जहां पर बड़े पैमाने पर लोग शामिल होते हुए नजर आएंगे। अंबाला कैंट में ये तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी और अनिल विज की अगुवाई में ये तिरंगा यात्रा निकलती हुई नजर आएगी। सुबह 11 बजे पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस के लिए रवाना होंगे और यात्री में काफी लोग जो है यात्रा में शामिल होते हुए दिखाई देंगे। यानी कि जो हर घर तिरंगा अभियान है उसको जोड़ते हुए हरियाणा गृह मंत्री अनिल विज भी लगातार प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं, लोगों को जोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस बात का सीधा मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि इस 75वीं आजादी अमृत महोत्सव का महत्व समझा जाए कि आखिर किस तरह से हमारे पूर्वजों ने अपना बलिदान दिया है, तब जाकर हमें इस देश के अंदर आजादी मिली है और 75 साल हमने खुली सांस में खुली सांस के अंदर जो है वो सांस लेते हुए नजर आए हैं। यानी कि बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अंबाला कैंट से, जहां पर तिरंगा यात्रा जो है वो निकाली जाएगी और अनिल विज की अगुवाई में ये तिरंगा यात्रा निकलती हुई नजर आएगी। सुबह 11 बजे का वक्त रखा गया है जहां पर तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी और काफी लोग इसमें शामिल होने की खबर भी आती नजर आ रही है। तिरंगा यात्रा को लेकर हर एक के शहर से ये प्रयास किया जा रहा है कि लोगों को जोड़ा जाए, लोगों को समझाया जाए कि आखिर 75 में जो वर्ष आजादी के हैं उसका कितना महत्व है। और उसी कड़ी में अनिल विज भी हरियाणा के अंदर अंबाला कैंट से तिरंगा यात्रा निकालते हुए नजर आएंगे। तो वहीं पर एक और बड़ी खबर है जो खतरे के निशान को छूती हुई यमुना नजर आ रही है और इससे जो है वो काफी ज्यादा किसानों की और जो आसपास के लोग रहते हैं उनकी चिंताएं बढ़ती हुई नजर आ रही। आपको बताएं, दिल्ली के अंदर जो खतरे का निशान है यमुना का वो लगातार बढ़ रहा है और आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा बना हुआ। प्रशासन ने लोगों से इलाका खाली करने के लिए बोल दिया है और हथनी कुंड बैराज को छोड़ने का जो पानी है वो छोड़ा गया। खतरे के निशान के पास यमुना नदी बढ़ती हुई नजर आई। आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से। जो यमुना नदी का पानी है वो एक बार फिर से बढ़ता हुआ नजर आया और आसपास के एरियो के अंदर खतरा जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रशासन के लोगों ने इलाके को खाली करने के लिए बोला। हथनी कुंड बैराज से छोड़ा गया है ये पानी और ये बड़े पैमाने पर अब यमुना नदी के अंदर पानी दिखाई दे रहा है, जिससे किसानों के साथ साथ जो आसपास का रिहायशी एरिया है उसको लेकर काफी ज्यादा चिंताएं लोगों की अब बढ़ती नजर आ रही हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राजौरी में सैन्य शिविर पर हुए आतंकी हमले पर दुख व्यक्त किया है और सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर ये लिखा, मां भारती के वीर जवानों की शहादत को मेरा नमन। इससे कठिन घड़ी में पूरा देश उन वीर परिवारों के साथ खड़ा हुआ है और घायलों के जल्द ठीक होने की कामना भी करते हैं।
तो वहीं पर हरियाणा के अंदर अब किसान अपनी खराब फसल की रिपोर्ट खुद सरकार को दे सकते हैं और इसको लेकर हरियाणा सरकार ने उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया है कि अगर किसी किसान की भारी बरसात की वजह से फसल का नुकसान होता है तो वो मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर जाकर फोटो खींचकर टैग कर सकता है। विभाग के द्वारा इसकी जांच करके क्षतिपूर्ति की जाएगी और उन्होंने कहा कि अभी तक 160 से ज्यादा किसानों ने अपने नुकसान का ब्यौरा दे दिया है और बाकी प्रभावित किसान भी अपलोड करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको ये जानकारी दें कि इस बात की जानकारी डिप्टी सीएम ने खुद दी है और विधानसभा मानसून सत्र के दौरान एक विधायक की ओर से पूछे गए सवाल के जवाब में इसको अवगत करवाया गया है। और 11 क्योंकि फार्मर्स अपनी डिटेल्स रेगुलरली अपडेट कर रहे हैं, लगभग 4 करोड़ रुपया ऑलरेडी फार्मर्स के अकाउंट में ट्रांसफर हो चुका है और बचा हुआ जो पैसा है 7 करोड़ 80 लाख रुपया वो भी जल्द फार्मर्स को दे दिया जाएगा। ये है जो नॉन इंश्योर्ड प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के साथ। अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के फार्मर्स का जो क्लेम बनता था, जैसे माननीय सदस्य ने बताया, क्योंकि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बैंकिंग सेक्टर का एक कंसोलिडेटेड प्रोजेक्ट है, उसके अंदर क्रॉप कटिंग एक इंपॉर्टेंट पार्ट है और उसके साथ साथ आपको 48 घंटे के अंदर रिपोर्टिंग करनी पड़ती है और 12 दिन के अंदर उसकी वेरिफिकेशन कंपनी के लोग जाकर करते हैं। रक्षाबंधन के पर्व के ऊपर राजनीतिक गलियों में भी राखी बंधन खूब धूमधाम से मनाई गई है और रक्षाबंधन के पावन पर्व पर कांग्रेस की विधायक श्रीमती गीता भुक्कल ने पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और विधायक के दल के उप नेता आफ्ताब अहमद को राखी बांधी और भाई बहन के प्रेम के प्रतीक का त्योहार मनाते हुए नजर आए हैं। हरियाणा के पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने भारत सरकार के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से रेल भवन में मुलाकात की है और इस अवसर पर उन्होंने रेलवे लाइन अलवर दादरी के रूट मैप में सुधार करने के संबंध में एक मांग पत्र सौंपा, जिसमें उन्होंने ये मांग की है कि उत्तर पश्चिमी रेलवे जयपुर मंडल सहायक इंजीनियर योजना की तरफ से अलवर से दादरी लाइन का हाल ही में सर्वे किया गया है, जिसमें कुल 19 स्टेशन दर्शाए गए। सर्वे रिपोर्ट के अनुसार रेलवे लाइन अलवर राजस्थान से शुरू होकर चरखी दादरी की तरफ जाती दिखाई दे रही है और इसलिए उनकी ये मांग है कि ये रेलवे लाइन महेंद्रगढ़ और नारनौल से होकर भी गुजरनी चाहिए। वैष्णव जो है वो श्रीमान वाजपेयी जी जो प्राइम मिनिस्टर थे तब उनके कार्यालय में IAS अधिकारी थे, तो बहुत अच्छा से पुरानी सारी बातें। तो एक तो जो रेलवे ट्रैक है जो सर्वे हुआ 2010 से हम इस कोशिश में थे कि ये दादरी महेंद्रगढ़ नारनौल बहरोड और अलवर, ये 2010 से मैं प्रयत्न कर रहा था और ये 11 में इसका सर्वे हुआ, 12 में हुआ और 14 में जब श्रीमान पीयूष गोयल थे रेलवे मंत्री, तब ये बजट में इसका प्रावधान हो गया। उधर महेंद्रगढ़ के अंदर 13 अगस्त को तिरंगा यात्रा में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ शामिल होंगे और 13 अगस्त को महेंद्रगढ़ में होने वाली तिरंगा यात्रा को लेकर लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। आजादी की 75वीं अमृत महोत्सव पर राव तुलाराम चौक से 75 बाइक के सवार पारी गांव पहुंचेंगे और हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर रामविलास शर्मा ने कहा कि 13 अगस्त को शाम 3 बजे भारतीय जनता पार्टी इकाई के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ पारी बाबा जयराम दास स्टेडियम में तिरंगा यात्रा का नेतृत्व करते हुए नजर आएंगे। तेरह तारीख को हमारे प्रदेश के माननीय प्रदेश अध्यक्ष तिरंगा यात्रा का नेतृत्व करेंगे। पाली बाबा जयराम दास के स्टेडियम में और भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा प्यारा वो
लोकार्पित करेंगे। राम तुलाराम चौक से हमारी बाइक यात्रा और धनखड़ जी को लेकर के बाइक यात्रा बाबा जयराम दास के कार्यक्रम स्थल तक लेके जाती है। तो वहीं पर चंडीगढ़ के अंदर विधानसभा सत्र को लेकर विधायक अभय चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और उन्होंने कई मुद्दों को लेकर बात की, प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। और इस दौरान अभय चौटाला ने कहा कि प्रदेश में इस साल ज्यादा बारिश हुई है और इससे कई जिलों की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है और सरकार ने अब तक स्पेशल गिरदावरी के आदेश दिए हैं। और आपको ये भी बताएं कि मुख्यमंत्री ने किसानों को मुआवजा देने की बात भी नहीं कही, जो काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं बुजुर्गों की पेंशन काटने के मामले पर उन्होंने बयान दिया, कहा कि इस मुद्दे पर सदन के अंदर चर्चा नहीं करने देगी। दो मंत्रियों ने चौधरी देवीलाल के नाम पर वोट मांगे हैं, लेकिन वो भी बनाई गई उनकी योजनाओं को बचाने में नाकामयाब दिख रहे हैं। अभी हमारा 3 दिन का सेशन था और हम ये मान के चलते थे कि इस मानसून सेशन के अंदर विशेष रूप से अब की बार जो बारिश 30% ज्यादा हुई है उसको लेकर के सरकार किसान की चिंता करेगी, क्योंकि ज्यादा बारिश की वजह से हरियाणा प्रदेश के 9 ऐसे जिले हैं जिनमें फसल जो है 100% खत्म हो गई। अब तक सरकार ने ना तो कोई स्पेशल गिरदावरी के आदेश दिए और ना ही सरकार की तरफ से चीफ मिनिस्टर की तरफ से कोई ऐसा बयान अब तक आया है कि अब इसकी स्पेशल गिरदावरी कराएंगे, किसान को उसकी फसल का जो लागत था उस हिसाब से उसको मुआवजा देंगे। साइबर सिटी गुरुग्राम के सिविल लाइन इलाके में वीरवार को एक महिला पर पिटबुल कुत्ते ने इस कदर अटैक कर दिया कि महिला को गुरुवार के किसी भी अस्पताल में इलाज नहीं मिल पाया और इसके बाद गंभीर रूप से घायल महिला को दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में रेफर किया गया, जहां महिला का ऑपरेशन चल रहा है। बताया गया कि महिला जिंदगी और मौत के बीच जूझती हुई नजर आ रही। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित के परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। यहाँ पे कुत्ते चिपक रहे थे एक लेडीज को। एक कुत्ता था? हाँ। तो वो किसी कोठी का था या क्या था कुत्ता? कोठिए के था मेरे ख्याल से। तो क्या हालत हो रही थी लेडीज की? लेडीज को तो बुरा हाल हो गया। कहाँ काट खाया हुआ था? अब यहाँ काटे, बस यही तरीका। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप लगातार बने रहें हर खबर के साथ।